कोई पहाड़ किस वजह से मशहूर हो सकता है वो सबसे ऊंचा हो सकता है वो काफ़ी खूबसूरत हो, या हो सकता है उसकी रिलीजियस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो। एंटर नंदा देवी। नंदा देवी एक खास पर्वत है। रिलीजियस एंगल से देखें तो नंदा देवी इज लिटरली द डॉटर ऑफ हिमालयस। उसके आसपास कई कथाएं हैं, कई लोकगीत हैं, कई मिस्ट्रीज हैं। हिस्टोरिकल एंगल से देखें तो नंदा देवी का एक्सप्लोरेशन अपनी तरह का हिमालय में सबसे पहला था। बल्कि 1808 तक तो लोगों को लगता था कि नंदा देवी ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 1960s में CIA ने यहाँ पर कुछ अजीब सी न्यूक्लियर हरकतें की। ये सब आप अभी आगे डिटेल में देखेंगे, पर अभी शुरू करते हैं लोकल जियोग्राफी से। तो ये है भारत और ये है उसका एक राज्य उत्तराखंड। अब अगर उत्तराखंड पर फोकस करें तो ये जो बीच से लाइन जा रही है ये स्टेट को डिवाइड करती है कुमाऊं और गढ़वाल में। इन दोनों के बारे में आप आगे देखेंगे। अब अगर इन दोनों के लगभग बीच में इस इलाके पर गौर करें तो ये है नंदा देवी नेशनल पार्क और उसके अंदर ये है नंदा देवी पर्वत। सी लेवल से 7,817 मीटर ऊंचा नंदा देवी भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो पूरी तरह भारत में है। नंदा देवी का जो पर्वत है उसमें 2 शिखर हैं। पश्चिम वाला ज़्यादा ऊंचा है और वो ही नंदा देवी है। पूर्व की तरफ जो छोटा शिखर है उसका नाम है सुनंदा देवी या नंदा देवी ईस्ट, जो 7,434 मीटर ऊंचा है। इन दोनों को एक बारीक सी रिज लाइन जोड़ती है जो 2 किलोमीटर लंबी है। इन दोनों शिखरों को उठाए हुए जो पर्वत है उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का एक घेरा है जिसे बैरियर रिंग कहते हैं। इस रिंग में बहुत सारे फेमस पहाड़ पर्वत हैं, जैसे खुद नंदा देवी ईस्ट, दूनागिरी या द्रोणगिरी जिससे हनुमान संजीवनी लेकर चल दिए थे, एंड माय फेवरेट त्रिशूल। इस रिंग के अंदर का इलाका अब नंदा देवी सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी के इमीडिएट नॉर्थ और साउथ में 2 ग्लेशियर्स हैं, उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर और दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर। ये दोनों सेंचुरी के बाकी ग्लेशियर्स से मिलकर जन्म देते हैं ऋषिगंगा को, जिसकी गहरी बेहद तंग घाटियां ही सेंचुरी में घुसने का एक रिलेटिवली आसान तरीका बनाती हैं। वरना दूसरा तरीका है सेंचुरी की दीवारों को पार करना, और ये दीवारें कहीं पर भी 5,500 मीटर से नीचे नहीं उतरती। नंदा देवी का पहाड़ विशाल है। अगर कोई पागल इंजीनियर बुर्ज खलीफा को दुबई की जगह नंदा देवी के ग्लेशियर्स में बनाता तो वो कुछ ऐसा दिखता, या मैटरहॉर्न की जगह अगर नंदा देवी होता तो नज़ारा कुछ ऐसा होता। एक समय था जब नंदा देवी को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता था। पर अगर हम इतिहास की बात कर ही रहे हैं, नंदा देवी की विषम लोकल जियोग्राफी, इसका एक बैरियर रिंग के अंदर होना और इसकी ऊंचाई 8,000 मीटर से कम होना एक बहुत बड़ा कारण है कि आज इसका हाल एवरेस्ट जैसा नहीं है। नंदा देवी की इस इनएक्सेसिबिलिटी के और भी बहुत सारे कारण हैं। फिर भी नंदा देवी को फतेह करने की इच्छा रखने वालों की इतिहास में कमी नहीं थी। स्थानीय लोगों के लिए तो नंदा देवी दुनिया की देवी हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं, और नंदा देवी का दरबार, ये सेंचुरी एक पवित्र जगह है। वहाँ इंसानों को होना नहीं चाहिए। वो लोग कभी सेंचुरी में गए भी होंगे तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं। हिमालय में पर्वतारोहण को एक एडवेंचर स्पोर्ट की तरह विकसित किया अंग्रेजों ने, पर नंदा देवी पर चढ़ना तो दूर की बात थी, सेंचुरी के अंदर किस तरीके से पहुंचा जाए, सवाल ये था। रास्ते 2 ही हैं, या तो दीवार को वहां से पार किया जाए जहां वो सबसे कम ऊंचाई की है। ऐसा ही एक पॉइंट है लॉन्गस्टाफ कॉल, जहां टॉम लॉन्गस्टाफ 1905 में पहुंचे थे पर सेंचुरी के अंदर नहीं घुस पाए। दूसरा रास्ता है ऋषिगंगा की घाटी, जहां अंग्रेज 50 साल तक कोशिश करते रहे पर सफल ना हो सके। कारण, अब नंदा देवी तक कोई हाईवे तो जाता नहीं कि अंग्रेज #wanderlust लिखकर इंस्टाग्राम पर रील डालते। ऋषिगंगा की घाटी नहीं, एक गॉर्ज है जिसके दोनों तरफ चट्टानें बिल्कुल खड़ी हैं। ह्यू रटलेज ने 3 बार 1930 के दशक में नंदा देवी तक पहुंचने की कोशिश की, पर वे हर बार असफल ही रहे। उन्होंने द टाइम्स को लिखे हुए एक पत्र में कहा कि नंदा देवी की सेंचुरी में पहुंचना भर ही नॉर्थ पोल तक जाने से ज़्यादा मुश्किल है। 1934 में आखिरकार एरिक शिप्टन, बिल टिलमैन और उनके 3 शेरपा साथी 8 बार कोशिश करने के बाद ऋषिगंगा की घाटी से होते हुए इनर सेंचुरी में पहुंच ही गए। केवल 2 साल बाद 1936 में एक ब्रिटिश अमेरिकन टीम नंदा देवी पर चढ़ने वाली पहली टीम बनी, और इस टीम के ही बिल टिलमैन और नोएल ओडेल पहले 2 व्यक्ति बने जो नंदा देवी के शिखर पर पहुंचे थे। तब से अब तक नंदा देवी पर 13 बार चढ़ाई हो चुकी है, और लगभग सभी एसेंट्स दक्षिण की तरफ से कॉक्सकॉम रिज से हुए हैं। 1965 में जब चीन तिब्बत में अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तो USA को लगा कि उस पर नज़र रखी जानी ज़रूरी है।
CIA में किसी को आइडिया आया कि चलो नंदा देवी के ऊपर एक टेलीमेट्री डिवाइस रखा जाए जो तिब्बत में होने वाले टेस्ट्स को डिटेक्ट करेगा। अब समस्या ये कि इस डिवाइस को पावर किस तरीके से दी जाए। इतनी ठंड में रेगुलर लिथियम आयन बैटरीज तो काम करेंगी नहीं, और नंदा देवी का पल पल बदलता मौसम मतलब नो सोलर पावर। तय किया गया न्यूक्लियर पावर बेस्ट है। तो दुनिया के सबसे अव्वल पर्वतारोहियों को इकट्ठा किया गया इस टॉप सीक्रेट मिशन के लिए। कई पोर्टर्स को हायर करके चढ़ाई शुरू हुई, पर जब मिशन को अंजाम देने का समय आया तो हुआ ये कि पीक के बिल्कुल पास अचानक मौसम खराब हो गया। टीम ये डिवाइस और इसकी न्यूक्लियर बैटरी को पहाड़ में ही कहीं दबा कर आ गई। कुछ समय बाद वो लौटे तो सब कुछ गायब था और उस न्यूक्लियर डिवाइस का कभी पता नहीं लगा। 1968 से 1974 तक सेंचुरी को बंद ही रखा गया। अब आप चाहें तो इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं। समुद्र मंथन में विष शिव ने पिया था और आधुनिक युग में उनकी संगिनी ने। खैर 1975 में सेंचुरी को फिर से खोल दिया गया, पर्वतारोहण फिर से शुरू हो गया। कई नए रिकॉर्ड्स बने, कई ट्रेजेडीज हुई। 1976 में एक जापान की टीम नंदा देवी और नंदा देवी ईस्ट के बीच के रिज को पार करने वाली पहली टीम बनी, पर 1976 में ही विली अनसोएल्ड की बेटी नंदा देवी अनसोएल्ड की हर्निया से मृत्यु नंदा देवी पर ही हो गई। 1981 में पहली बार नंदा देवी के शिखर पर महिलाएं पहुंची, पर इन सभी उतार चढ़ाव के बीच अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो थी नंदा देवी की सेंचुरी। गर्मी के लिए पुल बनाने के लिए पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए जाते थे। एक्सपेडिशंस अपना कूड़ा सेंचुरी में ही छोड़कर चले जाते थे। घास के मैदानों को भेड़ बकरियां जो पोर्टर्स के साथ आती थी चट कर जाती थी। 1982 में नंदा देवी सेंचुरी को पूरी तरह बंद कर दिया गया और सेंचुरी के चारों ओर नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। 2005 में नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को एक साथ मिला दिया गया। नंदा देवी की आखिरी चढ़ाई 1993 में हुई थी, जब नंदा देवी पर एक इकोलॉजिकल एक्सपेडिशन गया था। नंदा देवी ईस्ट पर अब भी एक्सपेडिशंस होते हैं, पर आपको IMF की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो थी रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो पन्नों पर लिखी है। इसके अलावा नंदा देवी का एक पहलू और है। हिंदू धर्म की एक खास और यूनिक बात है कि बहुत सारे पंथ, बहुत सारी विचारधाराएं एक साथ मिलके इस पूरे धर्म को जन्म देती हैं। इसकी कोई एक रिलीजियस बुक नहीं है और ना ही हर कथा पूजा पाठ का एक वर्जन। ऐसा लगता है कि नंदा देवी की दो मेजर स्टोरी लाइन्स हैं, मान्यताएं हैं जो समय के साथ मिक्स हो गई। पहली स्टोरी है कुमाऊं से। तो ये जो बीच से लाइन जा रही है ये स्टेट को डिवाइड करती है कुमाऊं और गढ़वाल में। कुमाऊं में जहां मैं अभी हूँ, नंदा और सुनंदा दोनों पर्वत अलग अलग दिखाई देते हैं और शायद यही कारण है कि नंदा देवी और सुनंदा देवी दोनों का इन कहानियों में जिक्र होता है। जो सबसे कॉमन कहानी में ढूंढ पाया वो ये है कि नंदा और सुनंदा दो बहनों का जन्म कुमाऊं के राज परिवार में हुआ था। दोनों के जन्म को एक शुभ संकेत की तरह देखा गया और हर साल एक बर्थडे सेलिब्रेशन की परंपरा सी शुरू हो गई। सालों बाद नंदा सुनंदा के जीवन की एक कथा को इस महोत्सव में शामिल किया गया। एक बार जब दोनों बहनें जंगल से होते हुए कहीं जा रही थी तो एक भैंसा उनके पीछे पड़ गया। दोनों एक केले के पेड़ के पीछे छुपी तो एक बकरी उस पेड़ के पत्तों को खा गई और उन दोनों बहनों को बैल ने मार डाला। अब जब हर साल नंदाष्टमी पर एक मेला लगता है तो नंदा और सुनंदा की मूर्तियों को एक पहाड़ के शेप में केले के पेड़ों का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है और एक बकरे और एक भैंसे की बलि दी जाती है। बलि को तो कुछ समय पहले ही बंद किया गया था। ये वर्जन पूरे कुमाऊं में तो नहीं, पर नैनीताल में और अल्मोड़ा में, जो कुमाऊं का एक कल्चरल सेंटर है, वहाँ फेमस है। कुमाऊं के बाकी क्षेत्रों के अपने और लोकल वर्जन्स हैं और छोटे बड़े मंदिर हैं। पर अभी चलते हैं स्टोरी नंबर 2 पर, जो प्रस्तुत है गढ़वाल से। यूं तो लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्र और प्रांत खुद को देवभूमि बताते हैं, पर अगर कोई इस टाइटल का असली हकदार है तो वो है गढ़वाल। गंगा और यमुना के सोर्स यही हैं। चार धाम, पंच प्रयाग, पंच केदार और पंच बद्री भी यही हैं। इतना सब होते हुए भी नंदा की टेरिटरी इनमें सबसे बड़ी है। पूरे क्षेत्र के कई शिखरों को नंदा का नाम दिया गया है। गढ़वाल की कथाओं में नंदा देवी का जिक्र थोड़ा अलग तरीके से होता है और कुमाऊं के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। गढ़वाल की जो सबसे कॉमन स्टोरी मुझे मिली वो ये है कि नंदा ही पार्वती है, जिसका जन्म पहाड़ों में हुआ था। उसका विवाह कैलाश में रहने वाले शिव के साथ हुआ, जिसकी कहानी अक्सर टीवी के सीरियल्स में आपको दिख जाएगी। शिव के विवाह का स्थान बैजनाथ है, ऐसा मानस खंड में लिखा है। ऐसा बद्री दत्त पांडे कहते हैं अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में। और गढ़वाल के लोग कहते हैं कि त्रियुगी नारायण मंदिर में हुई थी।
कैलाश में नंदा का मन लगा नहीं तो हर 12 साल में नंदा अपने मायके लौट आती है और कुछ हफ्ते बाद वापस ससुराल। इस ससुराल की यात्रा को रीइनेक्ट करते हुए हर 12 साल में एक 280 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है जिसे नंदा देवी राजजात कहते हैं। कर्णप्रयाग के पास नौटी से शुरू होते हुए इस यात्रा का रूट आजकल पिंडर के किनारे होते हुए नंदा केसरी पहुंचता है, जहां कुमाऊं की नंदा यात्रा से मिलती है और फिर पूरी यात्रा उत्तर की ओर बेदुनी बुग्याल और रूपकुंड होते हुए होमकुंड पे समाप्त होती है। पूरी यात्रा में एक 4 सींग वाला भेड़ साथ चलता है जिसे गढ़वाली में चौसिंगिया खाड़ू कहते हैं और होमकुंड में इसे कैलाश जाने के लिए छोड़ देते हैं। नंदा की गढ़वाल में इससे पहले भी अपनी कोई कहानी रही होगी जिससे बाद में शिव और पार्वती की कहानी को मिला दिया गया और भी बाद में कुमाऊं की नंदा को इससे जोड़ दिया गया। इस मर्जिंग के बहुत से कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से वैष्णो देवी का महत्व पिछले 50-60 साल में अचानक बढ़ गया, उसी तरीके से नंदा को भी मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से जोड़ने की कोशिशों के कई एडवांटेजेस हैं, मेनली टूरिज्म और इकोनॉमी। एक बड़ा कारण और है और वो है बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस। कई छोटे बड़े लोकल मंदिरों में अब देवी की वो ही प्रतिमा दिखती है जो बंगाल से फेमस हुई थी। अब ये क्लियर नहीं है कि इस संस्कृताइजेशन को, इस मेन स्ट्रीम की तरफ झुकाव को अच्छा माना जाए कि बुरा। आप मेन स्ट्रीम की तरफ इस झुकाव को प्रगति भी मान सकते हैं और अपने लोकल ट्रेडिशंस का त्याग भी। तो ये तो थी नंदा देवी की कहानी, उसकी फिजिकल जियोग्राफी, हिस्ट्री और मिथोलॉजी। I will meet you next time with something different. Thanks for watching.